हे गाइस यार, कैसे हो तुम सब। अब मेरे भाई एक और नए टॉपिक के साथ मैं वीडियो लेकर आ चुका हूँ। और जैसे कि तुम लोग चिल्ला चिल्ला के मेरा सर खा रहे थे कि सर 4 और 5 लेकर आओ, 4 और 5 लेकर आओ, 3 भी लेकर आओ, तो मैं वो वीडियो भी लेकर आ चुका हूँ। अब इकोनॉमिक्स के इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि चैप्टर नंबर 1 2 वो तो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, वो तो मैं दोबारा नहीं बताऊँगा भाई, तुमको देखना पड़ेगा वीडियो। चैप्टर नंबर 3 4 और 5 इसमें कौन कौन से हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो पहले तो मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन से कॉलेज में तुम लोगों ने एडमिशन ले लिया भाई जो तुमको 5 5 कॉलेज मतलब 5 5 चैप्टर वाला पूछ रहा है। हालांकि यूनिट में 2 या 3 ही चैप्टर पूछना चाहिए, पर 5 5 कैसे आ रहा है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, और थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको शोर सुनाई दे सकता है क्योंकि बारिश चालू हो गई है और मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें। अब देखते हैं कि तुम्हारे इस चैप्टर नंबर 3 में, हालांकि शायद मैं वीडियो बना चुका हूँ, मतलब 3 तक ही मैंने बनाया था लास्ट वाले में, प्रीवियस वाले में इतना याद नहीं मेरे को। पर तुम लोग एक बार चेक कर लेना, क्योंकि अगर तुमको चैप्टर नंबर 1 और 2 का चाहिए तो जाहिर सी बात है चेक करने ही वाले हो। तो एक बार मुझे बता देना कि 3 वाला मैंने बनाया था कि नहीं। एक बार फिर से सुन लेना चैप्टर नंबर 3 में क्या क्या तुम्हें इंपॉर्टेंटली आ सकता है। ओके, डिस्टिंग्विश अगर है तुमको पेपर पैटर्न में तो पहले बता दो, पेपर पैटर्न पता होना चाहिए, नहीं तो तुम मुझे भी कमेंट करके बोलेगा सर पेपर पैटर्न का वीडियो बना दो भाई। तुमको पता होना चाहिए, कॉलेज वाले तुम्हें दे रखे होंगे। अब डिस्टिंग्विश में डिज़ायर एंड डिमांड ज़रूरी है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इंक्रीज एंड डिक्रीज, दोनों ये तीनों ज़रूरी है। एक्चुअली सच बोलो तो तीनों ही ज़रूरी है, और ये तीनों इतने डिफिकल्ट नहीं है कि तुमसे हो नहीं पाएगा, मैं ये लिख के देता हूँ। जितने भी स्टूडेंट मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं 99% स्टूडेंट है ना, उनको ये सब का मतलब आसानी से समझता होगा, इसलिए मैं आपको बोलूँगा ये तीनों करके जाओ। ओके, अब देखते हैं कि तुम्हारा एग्री और डिसएग्री में क्या पूछ सकते हैं। अब कुछ पूछे या ना पूछे, मैं ये और ये इसको तो कंपलसरी मान के चलूँगा कि पूछेंगे ही पूछेंगे, और इसको एज अ ऑप्शन, बट मैं ये रिकमेंड करूँगा कि तुमको ये भी पढ़ के जाना है। ठीक है, प्राइस इज द ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। अब देखो, तुम पढ़ो या ना पढ़ो, तुमको अच्छे से पता है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में कम से कम 8 9 10 कुछ हैं, एक प्राइस अकेला तो है नहीं। तो अगर ये आता भी है ना, तो तुम इसमें एक साथ 3 4 पॉइंट लिख भी दोगे ना, तो 1.5 2 मार्क्स मिल जाएगा, कैसे घीस पीट के ले आओगे। ठीक है, तो ऊपर ऊपर से पढ़ के जाओ और इस पर प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला अच्छे से करके जाना। समझ में आया? चलो अब चलो आगे देखते हैं कि तुमको और चैप्टर नंबर 3 से क्या पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे एक ही बचता है आंसर है डिटेल, जो कि 8 मार्क्स का है। मुझे पता नहीं तुमको 8 मार्क्स का आएगा कि नहीं आएगा, हालांकि आना तो चाहिए। और अगर 8 मार्क्स का आता है तो मैं तुम्हें पहले बता दूँ कि कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, अगर उसमें आपसे पूछा गया कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ कुछ, लॉ से रिलेटेड है ना, तो मैं आपको पहले बता दूं कि आपको सबसे पहले उसका मीनिंग, डेफिनेशन, फिर उसके बाद उसके अजम्पशंस, और उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड लिखना पड़ेगा। जैसे कि आपको स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड दिया गया है विद एक्सेप्शन के साथ, तो एक्सेप्शन आप तुरंत नहीं लिख दोगे भाई, ये पूछा सीधा एक्सेप्शन डाल दो 5 6 और हो गया। मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे, मतलब मिल जाएंगे लेकिन 3 या 4 ही मिलेंगे, तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको मीनिंग लिखना पड़ेगा कि लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है, एक्सेप्शन क्या होता है, फिर उसके अजम्पशन लिखने पड़ेंगे, फिर उसके बाद 5 से 6 या फिर जितने एक्सेप्शन है सब लिख दो। अजम्पशन में आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर 10 है तो 10 में से 3 4 5, मैक्सिमम 5 लिखो, उससे ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि भगवान से दुआ करना कि तुमको ये सेकंड वाला एक्सप्लेन द डिटेल ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड आ जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईजी है, सिर्फ डेफिनेशन ऑफ पॉइंट्स लिखने होंगे, काम तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि टीचर इतना बेवकूफ़ होगा कि इसको दे देगा इसको छोड़ के। तो मेक श्योर तुम ज़रा सा सेफ खेलना, मैं पहले प्रेफरेंस दूंगा तो इसको ही करना, इसको तुम खाली ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाओ। और इस चैप्टर नंबर 3A में तो कुछ नहीं है, लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, जो कि है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसके बहुत अलग अलग टाइप्स है मेरे भाई। जी हाँ, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, किधर गया ये देखो ना, अलग अलग है ना। अब देखो, तुमको एग्जाम में डायग्राम बनाने नहीं देगा, ऐसा नहीं कि तुमको हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग डायग्राम बनाना है, लेकिन अगर तुम चाहो तो बना सकते हो, कोई इशू की बात नहीं होगा, उल्टा एग्जामिनर खुश हो जाएगा। अब देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में तुमको क्या आएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जरूर पूछा जाएगा, ये करके रखना। इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड पढ़ के रखना, बस ये 2 करके रख लेना। अब डिस्टिंग्विश में आपको परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक करके जाना है। और मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूंगा कि आप भले ही सारे डिस्टिंग्विश ना पढ़ के जाओ, पर एटलीस्ट उनका मतलब तो समझ के जाओ कि जो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड है इन सब होता क्या है, इन सब के मतलब पढ़ के जाओ। क्योंकि अगर कोई भी बैकअप में इंस्टेड ऑफ कोई भी अलग टॉपिक आ जाता है ना, तो आप कम से कम 1 या 2 मार्क्स का तो लिख ही लोगे एज अ बैकअप। और मेरा तो यही मानना है भाई कि 0 मिलने से अच्छा 1 मार्क्स मिल जाए, वही बेहतर है। समझ में आया? चलो, और इस चैप्टर में मुझे नहीं लगता कुछ है। हाँ, अरे ये तो ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स का भी में, ये तो सब तुमको पता है, तो तुमको खुद ही करना है भाई। अब चैप्टर नंबर 4 में देखते हैं कि जो कि तुम्हारा सप्लाई से रिलेटेड है, एनालिसिस। अब इसमें क्या आ सकता है, इसमें कुछ आए ना आए, पर मैं एक चीज़ करूँगा, ये इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, गलती से भी इसको छोड़ूंगा नहीं, ये बोर्ड के लिए भी बहुत ज़रूरी है और तुमको करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, नो डाउट कि तुम इसे छोड़ दोगे। ओके, और ये तुम छोड़ सकते हो, भगवान के भरोसे हो जाएगा।
डिस्टिंग्विश, स्टॉक एंड सप्लाई ज़रूरी है, 1 और 2 ये 3 ज़रूरी है। इसको तुम एज अ बैकअप पढ़ लेना या फिर टाइम मिला तो ही पढ़ना। ओके, बस इतना ही करना है और कुछ होगा नहीं। अब देखते हैं जो तुम्हारा फॉर्म्स ऑफ मार्केट है जो कि इम्पॉर्टेंट है बहुत। अरे ये थ्योरी वाला है ना तो बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है, बहुत ईजी है। अब इसमें कुछ है ना है, तुमको 2 चीज़ पढ़ के रखनी है, टाइप्स ऑफ मोनोपोली और फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली। ये बहुत इजी है, हर एक को आसानी से समझ में आ जाएगा। जिसको नहीं समझ में आएगा मुझे कमेंट करो मेरे भाई, मैं तुमको इसका एक वीडियो बना कर दे दूंगा एक्सप्लेनेशन वाला, लेकिन मुझे पता है तुम सबको ये समझ में आ जाएगा। अब नीचे आते हैं, नीचे तुम्हारा 2 ऑप्शन देता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में करें या फिर फीचरिस्टिक कंपटीशन, मतलब परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। हाँ, तो देखो अब यहाँ पे टीचर पे डिपेंड करता है कि वो तुम्हारा कौन सा वीडियो बना के, मतलब वीडियो बोल रहा हूँ, कौन सा पेपर बना के भेज दे। मेरा हिसाब से मुझे लगता है कि तुम कुछ करो या ना करो। अब देखो तुम्हें मोनोपोलिस्टिक का मतलब तो पता होगा कि एक ऐसा पर्सन जिसका दबदबा है पूरे मार्केट में, अकेले मार्केट में, तो तुम कुछ ना कुछ करके लिख दोगे। ये परफेक्ट कंपटीशन विद इट फीचर है ना, ये पढ़ के जाना, इसको एज अ बैकअप, मतलब सेकंड बैकअप प्रेफरेंस में सेकंड प्रेफरेंस इसको दूंगा मैं, ऊपर से पढ़ के जाओ, ठीक है। मैंने अपने हर एक वीडियो में बोला है कि इसको मत छोड़ दो, ऐसा छोड़ दो, मतलब ऐसा नहीं बोला है, मैंने बोला कि इसको एज अ प्रेफरेंस पे छोड़ो, मतलब सेकंड प्रेफरेंस पे, मतलब ऊपर से पढ़ के जाओ। मैंने ये कभी नहीं बोला कि इसको ब्लाइंडली छोड़ दो, मतलब इस पर ध्यान ही मत दो, क्योंकि अगर इनकेस ये आ गया और ये नहीं आया ना तो तुम फंस जाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको ऊपर से पढ़ के जाना, इसको नहीं। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों बोल रहे, इसको ऊपर से पढ़ के जाओ, इसको नहीं। इसको ऊपर से पढ़ के जाऊँगा, इसको सीरियसली पढ़ के जाऊँगा तो क्या इशू हो जाएगा? इशू कुछ नहीं होगा, बस फ़र्क इतना देखो, ये जो परफेक्ट कंपटीशन है ना, इसको समझना थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट है एज़ कम्पेयर टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से, ठीक है। वो आप आसानी से समझ जाओगे, इसलिए इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। इसको ऊपर से रट के या फिर मतलब समझ के चले गए ना तो आप एग्जाम में आराम से 2-3 मार्क्स लिख लोगे। इस पर मेहनत कर लेना, क्योंकि अगर एग्जाम में आया, हालांकि चांसेस ज़्यादा है, तो फिर इसमें आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा। और बस इस पूरे 1 से लेकर 5 चैप्टर में इतना ही था जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। इकोनॉमिक्स का ऑलरेडी मैं एक प्रीवियस वाला वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना अगर चाहिए तो, नहीं तो वीडियो सेक्शन में तुम्हें मिल जाएगा, जाओ और जाकर देखो और मुझे बताना कि तुम्हें कितने मार्क्स मिले तुम्हारे यूनिट एग्जाम में, या फिर तुम्हारे यूनिट एग्जाम में पेपर आया था या कैसा आया था, ईजी था, मॉडरेट था, क्वेश्चन सेम आए थे कि नहीं आए थे। ओके, मैं अगेन बता दूं कि मैं सारी चीज़ की गारंटी नहीं लेता, पर मैं बोलता हूँ हमेशा की तरह, जो कि आपको अभी भी बोलूँगा कि जो बता रहा हूँ वो मैक्सिमम आने के चांसेस रहते हैं। बाकी पेपर के ऊपर डिपेंड करता है जो टीचर ने बनाया है। तो गाइस बस इतना ही बताना था। अब लाइक से सब्सक्राइब मैंने तो बोल दिया है, बाकी आपके ऊपर है आपको जो करना है, ठीक है। मिलूंगा नए एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।